देखिए, ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। संपादकीय पाठ, एडिटोरियल, इस तरह के आर्टिकल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है और किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। लोकतंत्र को मुंह चिढ़ाता वक्फ कानून। अभी आप देखते हैं कि वक्फ कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक आया हुआ था, प्रस्ताव आया हुआ था, तो वो अभी जेपीसी के पास बना हुआ है। एक बात और आपको बता दूं, जब कोई देखिए कानून बनाना होता है, कोई संशोधन करना होता है, तो राज्यसभा लोकसभा में प्रस्ताव आता है, उसे आप लोग बिल या विधेयक कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून में तब्दील हो जाता है, कानून बन जाता है। तो हालिया चुनावी विजय के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून को जिस प्रकार आड़े हाथों लिया, उसने लंबे समय से चली आ रही बहस को एक नई हवा दी और किसी भी आधुनिक पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र में ऐसे कानून की उपस्थिति खटकती है। प्रधानमंत्री ने संवैधानिक मूल्यों की कसौटी के साथ ही इसकी वैधानिकता एवं प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाए हैं। वक्फ कानून मनमानी शक्तियां प्रदान करता है और कई बार संपत्ति का अधिकार और विधि सम्मत प्रक्रियाएं भी इस कानून की बलि चढ़ जाती है। इस कानून को लेकर राजनीतिक तुष्टीकरण के चलते विधि के शासन और निष्पक्षता का पहलू गौण हो जाता है और इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि तमिलनाडु स्थित तिरुचेंदुरई के किसान राजगोपाल ने जब अपनी जमीन बेचनी चाही तो उन्हें पता चला कि वह तो वक्फ की संपत्ति है और उसके बाद वह तंत्र की जटिलता के चक्कर में फंसकर रह गए। और ऐसे अंतहीन उदाहरण में हैं जब इस कानून की वजह से लोगों को पुश्तैनी जमीन संपत्ति गंवानी पड़ी। इसके कारण अपनी पहचान और आजीविका के साधन गंवाने वालों की मुश्किलों की बस कल्पना की जा सकती है। देख लीजिए, तमिलनाडु की बात कर लीजिए, ये है तमिलनाडु, चेन्नई इसकी आप लोगों को राजधानी देखने को मिल जाएगी। और देखिए, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। एम के स्टालिन यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री है। आर एन रवि यहाँ के राज्यपाल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। यहाँ विधानसभा में अगर सीटों की बात करें तो 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका तमिलनाडु। असल में वक्फ कानून वक्फ बोर्डों को असीम अधिकार प्रदान करता है। वे बिना औपचारिक प्रक्रिया के ही किसी भी जमीन या संपत्ति पर अपना दावा कर सकते हैं। लोकतांत्रिक समाज में ऐसे स्वेच्छाकारी कानून की कोई जगह नहीं हो सकती है, उसे निश्चित ही निरस्त कर देना चाहिए। वक्फ अधिनियम धार्मिक या धर्मादा उद्देश्यों के लिए अपरिवर्तनीय रूप से समर्पित संपत्तियों को नियंत्रित करता है। यह कानून संपत्तियों को हमेशा के लिए वक्फ बोर्डों के नियंत्रण में करने का प्रावधान करता है। वक्फ बोर्ड उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना ही किसी भी प्रकार की संपत्ति को अपना बताने लगते हैं और उन्होंने अपना समानांतर न्यायिक ढांचा तक बना लिया है और जहां अर्जी लगाने से लेकर पैरवी और फैसला सुनाने वाले सभी उनके लोग होते हैं। और वक्फ के बेलगाम दावों के चलते देश भर में मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। सूरत में तो नगर निगम के मुख्यालय को ही वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। व्यक्ति, परिवार, कारोबारी समूह से लेकर खुद सरकारी एजेंसियां इस कानून की तपिश झेल रही हैं और जिसे मजहबी तुष्टीकरण की आड़ में निरंकुश स्वतंत्रता प्रदान की हुई है। और वक्फ के आप देखिए पास संपत्तियों का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि देश में रक्षा मंत्रालय और भारतीय रेलवे के बाद सबसे अधिक संपत्ति उसके पास है। किसके पास? वक्फ बोर्ड के पास। और इन संपत्तियों के वक्फ असेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया यानी वामसी के जरिए डिजिटलीकरण के प्रयासों में कई विसंगतियां सामने आई हैं और करीब आप देखेंगे कि 4.3 लाख वक्फ संपत्तियों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं है और 58,000 संपत्तियां अतिक्रमण के रूप में हैं और हजारों संपत्तियां कानूनी विवादों में फंसी हुई हैं। इस मोर्चे पर स्पष्टता का अभाव लंबी चलने वाली मुकदमेबाजी और विलंबित फैसलों का कारण बनता है, जबकि संपत्ति के वास्तविक स्वामी कानूनी लड़ाई में फंसकर असहाय महसूस करते हैं और सामुदायिक कल्याण के लक्ष्य की पूर्ति में भी वक्फ कानून असफल सिद्ध हुआ है। भारतीय मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक दशा सुधारने के उद्देश्य से जुड़ी संपत्तियां कुप्रबंधन की शिकार हैं और उनका अपेक्षित उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। सच्चर समिति के अनुसार वर्ष 2005 में वक्फ संपत्तियों से महज 163 करोड़ रुपए की प्राप्ति हो पाई थी, जो केवल 2.7% प्रतिफल थी और जबकि सक्षम प्रबंधन के जरिए वार्षिक आधार पर 12,000 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त किए जा सकते थे, लेकिन भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, रणनीतिक नियोजन के अभाव में ये परिसंपत्तियां उल्टे बोझ बन गई और वक्फ संपत्तियों की अक्सर बाजार भाव से कम मूल्य पर बोर्ड के करीबियों में बंदरबाट कर दी जाती है
और उनसे प्राप्त राजस्व का भी कुप्रबंधन देखने को मिलता है, जिससे जरूरतमंदों तक उनका लाभ नहीं पहुंच पाता है। सशक्तिकरण का माध्यम बनने के बजाय वक्फ संपत्तियां अक्षमता, शोषण एवं उत्पीड़न का प्रतीक बनकर रहेगी। संपत्ति का अधिकार लोकतंत्र का एक आधारभूत स्तंभ है। वक्फ अधिनियम इस पर कुठाराघात करता है और किसी भी मजहबी या फिर धर्मादा उद्देश्य के लिए ऐसे व्यक्तिगत अधिकार की घोर उपेक्षा जायज नहीं ठहराई जा सकती है। यह कानून केवल न्याय और जवाबदेही के सिद्धांतों का ही अवमूल्यन नहीं करता, अपितु कानूनी ढांचे के प्रति भरोसे को भी घटाता है। और इसमें संशोधन कोई समाधान नहीं है, क्योंकि समस्या इसकी बुनियाद में है, निहित है। डिजिटलीकरण और GIS मैपिंग जैसी पहल से पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन ये केवल लक्षणों का उपचार कर सकते हैं, किंतु बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच सकते हैं। समाधान के लिए स्थापित न्यायाधिकरण अक्षम और आवश्यक न्यायिक स्वतंत्रता से वंचित है। परिणाम स्वरूप अपीलों और देरी का अंतरहीन सिलसिला चलता है, और इस कानून को समाप्त करना ही एकमात्र उपाय है। इससे संपत्ति के अधिकार की बहाली होगी और नागरिक और संस्थान सुनिश्चित होंगे कि वे अपनी संपत्ति पर मनमाने दावों के शिकार नहीं होंगे। वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार और कुशासन की बीमारी पर अंकुश लगेगा, और सार्वजनिक संपत्तियों में भ्रष्टाचार और कुशासन की बीमारी पर अंकुश लगेगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी से इन संपत्तियों की संभावनाओं को पूरी तरह भुनाया जाना संभव हो सकेगा, और जिसका लाभ आप देखिए जरूरतमंदों को मिलेगा, और इससे सामाजिक आर्थिक विकास का भी लक्ष्य साधा जा सकेगा। मनमाने वक्फ कानून की समाप्ति से एक समानांतर कानूनी ढांचे पर विराम लगेगा, और जमीनों से जुड़े सभी विवाद एक सार्वभौमिक संपत्ति कानून के दायरे में आएंगे। वक्फ अधिनियम वास्तव में पुरातन काल का अवशेष है, जो आधुनिक गवर्नेंस और लोकतंत्र के सिद्धांतों से कतई मेल नहीं खाता है। यह न केवल संपत्ति के अधिकारों का घोर उल्लंघन करता है, बल्कि उस समुदाय के हितों को भी पोषित नहीं कर पा रहा है, और जिसके हितों के लिए वह काम करने का दावा करता है। इसलिए वक्फ अधिनियम को समाप्त करना केवल कानूनी रूप से ही आवश्यक नहीं है, बल्कि नैतिकता, न्याय, पारदर्शिता और संसाधनों के प्रभावी उपयोग के दृष्टिकोण से भी आप देखते हैं अपरिहार्य हो चला है। लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, इनका नाम है, आप देखते हैं क्या, आदित्य सिन्हा। इनके द्वारा आप देखते हैं ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग दे सकते हैं। और देखिए, कोई भी इस तरह का कानून है तो मैं कहता हूं उस पर आप देखते हैं संसद में एक अच्छी वार्ता होना चाहिए, बहस होना चाहिए, उसमें कमियां हैं कुछ तो उसे सुधार करने की बात होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में क्या परेशानी है हमारे यहाँ कि एक पक्षकार रहता है, दूसरा विपक्षकार रहता है, दोनों एक तरफा विरोध करते हैं। अब एक आप देखते हैं कि उसमें अगर कोई मुद्दा आया हुआ है तो उसमें उसे कमियां दिखती है, और एक सामने वाला होता है उसे अच्छाइयां दिखती है, और दोनों का विरोध देख ही रहे हैं आप लोग। संसद का सत्र ही नहीं चल रहा है अच्छे से। बातों तक सीमित जलवायु सम्मेलन। तो अजरबैजान के बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस निर्णय लिए बिना ही संपन्न हो गया है, और विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया। गरीब देश अमीर देशों से लंबे समय से जलवायु वित्त के रूप में $500 अरब की सहायता की मांग कर रहे हैं, ताकि जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपायों से आर्थिक क्षति की भरपाई कर सकें। लेकिन इस बार भी उनकी यह मांग पूरी नहीं हो सकी। अमीर देशों की ओर से COP29 में गरीब देशों के लिए $300 अरब के नए जलवायु फंडिंग पैकेज की पेशकश की गई, लेकिन भारत जैसे देशों ने उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह बहुत कम है। COP29 सम्मेलन की समाप्ति के बाद यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस सम्मेलन से कोई ठोस निर्णय निकल पाया। देखा जाए तो पिछले 28 COP सम्मेलनों की तरह इस बार भी वही पुराने मुद्दे चर्चा में रहे हैं, और जिनका समाधान हर बार पीछे छूट जाता है। ऐसे में यह विचारणीय है कि आज तक इन सम्मेलनों में ऐसा क्या ठोस हुआ जिससे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने में मदद मिली हो या आगे मिलने की संभावना जगी हो। 1996 में शुरू हुए जलवायु सम्मेलनों में हम केवल वादे और चर्चाओं का दौर ही देखते आ रहे हैं। पेरिस समझौते के तहत कार्बन क्रेडिट प्रणाली और विकसित देशों द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने की जो बात हुई थी, अब तक कागजों पर ही सीमित है। वास्तव में 2016 से 2024 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और तापमान वृद्धि जैसे बुनियादी मुद्दों पर कोई नियंत्रण नहीं हो सका। अगर जलवायु सूचकांक देखें तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे विकसित देश इसमें सबसे पीछे हैं। देश जलवायु परिवर्तन पर गंभीर चर्चा तो करते हैं, लेकिन ठोस क्रियान्वयन में विफल रहते हैं। और आप देखते हैं कि इनसे इतर भारत अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। सौर ऊर्जा और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की दिशा में भारत की भूमिका सराहनीय है, लेकिन जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दे किसी देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है।
यदि पाकिस्तान में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो इसका असर भारत पर भी पड़ता है। भूमिगत जल, वायुमंडलीय हवाएं और हिमखंड किसी एक देश की समस्या नहीं है, पूरे विश्व का साझा संकट है। कॉप सम्मेलन का उद्देश्य विकसित और विकासशील देशों के बीच एक सेतु बनाना था, लेकिन आप देखिए यह मंच केवल वाद विवाद और एक दूसरे पर दोषारोपण तक सिमट गया है। अब तक ये ना तो जलवायु वित्तीय सहायता की दिशा में कुछ सुधार हुआ है और न ही कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए। इसे देखते हुए पनामा के मुख्य वार्ताकार कार्लोस गोमेज को कहना पड़ा कि हमारे जैसे गरीब देश हर मिनट कमजोर होते जा रहे हैं, लेकिन अमीर देश इस ओर संवेदनशीलता नहीं दिखा रहे हैं। छोटे देशों के गठबंधन ने तो एक तरह से आप देखिए COP29 सम्मेलन से वॉकआउट ही कर दिया। अब जब COP29 सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, तब फिर सभी देशों को अपने अपने स्तर पर कुछ करने की आवश्यकता है। आखिर जब इन सम्मेलनों से कुछ ठोस निकल ही नहीं पा रहा है, तो फिर सदस्य देशों को अपने स्तर पर प्रकृति के संहार से बचाने के लिए सक्रिय होने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। भारत को चाहिए कि वह इन अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में अपनी बात रखने के साथ साथ घरेलू स्तर पर भी ठोस कदम उठाए। यदि हम अपने प्रदूषण स्तर और स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं को नियंत्रित करने में सफल होते हैं, तो यह न केवल हमारी आंतरिक स्थिति को बेहतर बनाएगा, बल्कि वैश्विक मंच पर भी हमें मजबूत करेगा। समय आ गया है कि स्थानीय स्तर पर मजबूत रणनीतियां बनाई जाएं और भारत को अपनी ऊर्जा खपत, कार्बन उत्सर्जन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना चाहिए। यदि हम अपनी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, तो हम दुनिया को यह दिखा सकेंगे कि किस तरह सीमित संसाधनों के साथ ही जलवायु संकट का समाधान संभव है। और अब इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या जलवायु सम्मेलन का मंच बाकी समस्याओं के समाधान का माध्यम है या केवल औपचारिकता भर है। कॉप सम्मेलनों की असफलता को देखते हुए इसके मौजूदा स्तर में बदलाव पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि जलवायु संकट की गंभीरता को अब अनदेखा नहीं किया जा सकता है। और जब आप देखिए विकासशील देश अपने स्तर पर पर्यावरण की रक्षा के लिए सक्रिय होंगे, तो विकसित देशों पर भी कुछ करने का दबाव पड़ेगा और वे अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आने को बाध्य हो सकेंगे। चूंकि यह सबकी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ पर्यावरण मिले, और इसलिए पर्यावरण रक्षा के उपाय करने में देरी नहीं की जानी चाहिए। पर्यावरण लगातार बिगड़ता ही जा रहा है। यदि दुनिया की चिंता छोड़ सब देश अपनी अपनी जान बचाने के रास्ते ढूंढें, तो कुछ नहीं तो कुछ तो हासिल किया ही जा सकता है। और भारत अपने स्तर पर काफी कुछ करने की पूरी तरह सक्षम भी है। भारत को इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी के प्रति भी गंभीरता का परिचय देना होगा। यह समय की मांग है कि सकल घरेलू उत्पाद GDP के साथ साथ सकल परिस्थिति तंत्र उत्पाद को भी बराबर महत्व मिले। GDP जहां देश की अर्थव्यवस्था की सेहत बताती है, वहीं GEP देश के पर्यावरण की सेहत बताती है। लेखक पर्यावरणविद है, इनका नाम है अनिल प्रकाश जोशी। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा, आपकी राय क्या है। ध्यान का मर्म। ये ध्यान का उद्देश्य अंतर्मुख होना है। अंतर्मुख होने का अर्थ है कि आत्मिक आनंद की अवस्था में होना है, और तब हम प्रभु के साथ और समस्त सृष्टि के साथ अपनी आत्मा की एकता को पहचानते हैं और हमें यकीन हो जाता है कि हमारी आत्मा अजर और अमर है। अंतर्मुख होने से हम उस दिव्य स्रोत से जुड़ जाते हैं जो समस्त ज्ञान का भंडार है। एक बार आत्मा के अमर होने का अनुभव होने के बाद हमारा भय समाप्त होने लगता है। प्रभु से एकता की अवस्था में हमारा पर आत्मा किसी भय को नहीं जानता है। उस एकता के ज्ञान का अभाव ही भय का कारण होता है। पाप का अर्थ है प्रभु से अनभिज्ञ रहना और सत्य एवं प्रेम के उस नियम से अनभिज्ञ रहना जो कि समस्त ब्रह्मांड को संचालित करता है। गुण वही है जो हमें परमात्मा के नजदीक लाए। जो हमें प्रभु से दूर ले जाए वह पाप है। यदि हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, अहिंसा, सच्चाई, पवित्रता, नम्रता, निष्काम सेवा जैसे गुण अपने जीवन में ढालते हैं और साथ ही साथ ध्यान अभ्यास में नियम से समय देते हैं, तो हमें इस विश्व में और उसके बाद की दुनिया में किसी बात का भय नहीं रहता है। जब हम देखते हैं कि जो प्रकाश हमारे आत्मा में है वह दूसरी आत्माओं में भी है, जो हम सृष्टि से हर जीव को अपना समझते हैं, तब हम अनुभव करते हैं कि सभी प्राणी एक ही परिवार के सदस्य हैं और दूसरों से मिलकर हमें मिलन की खुशी का एहसास होता है। और अंतस की यात्रा द्वारा हम इस अवस्था को पा सकते हैं जहाँ सारी सृष्टि हमारा परिवार बन जाती है, विश्व हमारा घर। जब हम किसी के प्रेम में होते हैं तो सारा संसार प्रेम के रंग में रंगा नजर आता है। हमें हर चीज खुशगवार लगती है और इसी तरह अंतस के आनंद की अवस्था में पूरा संसार आनंद के रूप में रंगा नजर आता है। और तब हम जहां देखते हैं हमें खुशी की खुशी दिखाई देती है। बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, बड़ा दिलचस्प कॉलम रहता है, पढ़ा करिएगा, देखा करिएगा। चिंतित करता बांग्लादेश। ये आप देखिए हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है ना, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है।
1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इसकी आज़ादी में हमारे देश का बड़ा योगदान है। चिंतित करता बांग्लादेश यह अच्छा हुआ कि भारत ने पिछले दिनों ढाका में हिंदू समुदाय के नेता और इस्कॉन के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास की एक मनगढ़ंत आरोप में गिरफ्तारी पर बांग्लादेश के समक्ष अपनी आपत्ति और चिंता व्यक्त की है। लेकिन इसमें संदेह है कि इतने मात्र से उसकी सेहत पर कोई असर पड़ेगा। इसके आसार इसलिए है कि नहीं है क्योंकि भारत की चिंता के जवाब में बांग्लादेश ने चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को अपना आंतरिक मामला बता दिया और बांग्लादेश को इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए कि वह हिंदुओं के उत्पीड़न से आंखें मूंद रहे और यदि उसके रवैये पर सवाल उठे तो वह उसे अपना आंतरिक मामला बता दे। अल्पसंख्यकों का सिलसिलेवार उत्पीड़न किसी देश का आंतरिक मामला नहीं हो सकता है और यह किसी से छिपा नहीं कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद किस तरह हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। उन्हें केवल आंतरिक ही नहीं किया जा रहा है बल्कि उनके धार्मिक स्थलों और व्यवसायिक ठिकानों पर इस इरादे से हमले किए जा रहे हैं कि वे अपना घर बार छोड़कर भाग जाएं। और इससे भी गंभीर बात है कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वालों पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टे उन कट्टरपंथियों जिहादी तत्वों को पोषित किया जा रहा है जो हिंदुओं को आतंकित कर रहे हैं। और यह एक तथ्य है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने तमाम कट्टरपंथियों और यहां तक कि जिहादियों को भी जेल से रिहा कर दिया। उन्होंने ऐसे कई अतिवादी संगठनों को भी राहत दी जिन पर शेख हसीना सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा था। सबसे खतरनाक बात यह है कि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार कहे जाने वाले मोहम्मद यूनुस हिंदुओं पर अनगिनत हमलों को बांग्लादेश के खिलाफ आधारहीन दुष्प्रचार करार दे रहे हैं। और यह तब है जब कई देशों के नेता हिंदुओं पर हमले को लेकर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। इनमें डोनाल्ड ट्रंप भी है। मोहम्मद यूनुस ना तो जल चुनाव कराने में कोई दिलचस्पी दिखा रहे हैं और न ही यह स्पष्ट कर पा रहे हैं कि वह किसकी सरकार के मुख्य सलाहकार हैं। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि बांग्लादेश सेना उनका इस्तेमाल अपने मुखौटे की तरह कर रही है, वह भी उनकी कठपुतली बनने को तैयार है। बांग्लादेश अपने बच्चे कुछ सेकुलर स्वरूप को नकार कर जिस तरह पाकिस्तान की तरह कट्टर इस्लामी देश बनता जा रहा है वह भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बनना चाहिए। वहां इस्लामी कट्टरता बढ़ने का मतलब है हिंदुओं के उत्पीड़न का सिलसिला तेज होना और उसके पलायन की नौबत आना। सच तो यह है कि तमाम बांग्लादेशी हिंदू भारत आने को तैयार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के हालात उनके प्रतिकूल होते जा रहे हैं और ऐसे में भारत को बांग्लादेश पर दबाव बनाने के लिए सक्रिय होना चाहिए। और एक तो हमारा पड़ोसी है तो आप देखिए हमारे लिए चिंता का कारण तो बनता ही है। अगर पड़ोसी में इस तरह की अशांति फैली हुई तो वो चिंता रहती है। गौ तस्करों का दुस्साहस। पंजाब में गौकसी की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। हाल की घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ गौ तस्करों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। ऐसी आशंका इसलिए है क्योंकि सितंबर में मंडी गोविंदगढ़ में गौमांस से भरा ट्रक पकड़ा जा चुका है। कई बार तस्करी कर गौ कसी के लिए ले जा रहे गौवंश को भी बरामद किया गया है। अब नया मामला सरहिंद की पवित्र भूमि पर घटित हुआ है और यहां सोमवार रात सरहिंद पटियाला मार्ग पर गांव आदमपुर के निकट 4 गौवंश कटे हुए पाए गए। जब गौरक्षक घटनास्थल पर पहुंचे तो गौ तस्कर फायरिंग करते हुए वहां से निकल गए। ऐसी चर्चा है कि पंजाब में गौकसी के बाद गौमांस को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कश्मीर के होटलों में भेजा जा रहा है। और आप देखते हैं कि इसी आशंका जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों को वहां की सरकार की ओर से बंद कराने के कारण इस धंधे से जुड़े तत्व पंजाब में अपना सुरक्षित ठिकाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब पंजाब पुलिस को सतर्क होने की आवश्यकता है, सभी जिलों में पुलिस को निगरानी बढ़ानी चाहिए और इस धंधे से जुड़े लोगों की धरपकड़ के लिए अभियान संचालित करना चाहिए। पुलिस की जरा भी निष्क्रियता से न सिर्फ गौ तस्करों का दुस्साहस और बढ़ेगा अपितु समाज में नाराजगी भी उत्पन्न होगी और इसलिए पुलिस को स्वयं इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। गौकसी तथा गौ तस्करी से जुड़े तत्वों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देख लीजिए ये पंजाब आपको देखने को मिल रहा है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान हो गया, या आप देखेंगे कि हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पंजाब। त्वरित न्याय की जगी आस। तो बीते दिनों न्यायिक प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला जिससे त्वरित, सुलभ और पारदर्शी न्याय की आस जगना स्वाभाविक है। न्यायिक प्रणाली का व्यवस्थित और सुचारू रूप से क्रियान्वयन होना एक सभ्य समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है और उसे आधुनिक बनाना समय की जरूरत है। वर्तमान में समय पर न्याय उपलब्ध कराने के मामले में हमारी व्यवस्था काफी पिछड़ी हुई है और समय से न्याय न मिलना अपने आप में स्वयं किसी अन्याय से कम नहीं है। न्याय के लिए लोग सिर्फ तारीखों के इंतजार में अपना समय, धन और क्या कुछ नहीं गवा देते हैं।
इसी बीच केरल के कोल्लम जिले में हमेशा खुले रहने वाले देश के पहले ऑनलाइन कोर्ट की व्यवस्था की गई है। यह देश में न्यायिक प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत है। यह अदालत एक ऐसी प्रणाली के तहत काम करेगी जहां वादियों और वकीलों को भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है और कहीं से भी किसी भी समय केवल एक ऑनलाइन प्रपत्र भरकर केस दर्ज किया जा सकता है। इस प्रणाली के तहत एक मजिस्ट्रेट और 3 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जो पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करेंगे। डिजिटल माध्यम के जरिए यह सुविधा न्यायालयों के भारी दबाव को कम करने में सहायक होगी, खासकर उन मामलों के लिए जिन्हें त्वरित निपटारे की आवश्यकता होती है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से न्यायिक या आप देखेंगे न्यायिक प्रक्रिया को आसान बनाना एक ऐसे सोच को दर्शाता है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को व्यवहारिक रूप से साकार करने की ओर अग्रसर या आप देखेंगे क्या अग्रसर है। आज न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या आप देखेंगे संख्या करोड़ों में। ऐसी स्थिति में यह डिजिटल पहल न केवल लंबित मामलों के बोझ को कम करने में सहायक होगी बल्कि समय और संसाधनों की भी बचत करेगी। कई वादियों को न्यायालय तक पहुंचने के लिए भौगोलिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यायालय तक पहुंचना एक कठिन कार्य है। ऑनलाइन कोर्ट इन चुनौतियों को समाप्त कर सभी को समान अवसर देगा और इस पहल से न्यायालयों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। डिजिटल माध्यम से संचालित प्रक्रिया रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन और निगरानी के लिए बेहतर होगी, जिससे न केवल वादियों को भरोसा मिलेगा बल्कि न्यायिक अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। यह कदम भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकने में भी प्रभावी सिद्ध हो सकता है। केरल के अन्य जिलों में भी इसे लागू करने की योजना है। देश के सभी हिस्सों में ऐसी ऑनलाइन अदालतों की स्थापना की जानी चाहिए। अच्छा कॉलम लिख, अच्छी पहल भी है। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी देख लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म में पर डाल देता हूं टेलीग्राम में, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेटा पर मोटा जुर्माना लगाने की निहितार्थ क्या है आखिर, ये भी अच्छा लिखा जाता है। तो कॉपी पेस्ट से लेकर टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, जिप आदि को साझा करने की सुविधा देने में व्हाट्सएप भारत में पहले नंबर पर है और आप देखते हैं कि उसके माध्यम से यदि हर तरह के फॉर्मेट वाले छोटे बड़े मैसेज का पलक झपकते आदान प्रदान करना आसान हो गया है। तो इनसे देश दुनिया की खबरें जानने, विभिन्न उत्पादों की जानकारी हासिल करने और लोगों से संपर्क बढ़ाने की सहूलियत मिल गई है। यूपीआई के जरिए हमारे बैंक खाते तक पहुंच बनाकर यह ऑनलाइन खरीदारी का साथी भी यह बन गया है और इन सुविधाओं के बावजूद इसका व्यापक उपयोग निरापद नहीं है और इसके साथ कई नकारात्मक पहलू भी जुड़े हुए हैं और इसकी जद में आकर हमने अपना निजी डाटा विदेशी तकनीकी कंपनियों के हवाले कर दिया है और इसने हमारी रचनात्मक और सक्रियता को कुंठित कर दिया है। तो हमारी मीडिया के कंटेंट की साझेदारी कर विज्ञापन दाताओं से मोटा मुनाफा भी कमा रहा है और डाटा की गोपनीयता के मामले में व्हाट्सएप खरा नहीं उतर पाया। कई वर्षों से इस पर डाटा सुरक्षा की गोपनीयता नीति के विरुद्ध काम करने का आरोप भी लगते रहे। अब आप देखिए उसके विरुद्ध भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने कानून का पाठ पढ़ाते हुए 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। इस सीसीआई के बारे में भी याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अक्टूबर 2003 में हुई थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात कर रहा हूं। साथ ही उसे 2021 की पॉलिसी अपडेट के तहत यूजर डाटा साझा करने पर 5 साल के लिए रोक लगा दी है। वहीं आयोग ने मेटा और व्हाट्सएप को यह दिशा निर्देश भी दिया है कि वे एक तय समय में सुधार के कुछ कदम उठाएं। आयोग के आदेशों के अनुसार व्हाट्सएप को यूजर्स को डेटा शेयरिंग के बारे में अपनी पसंद बदलने का विकल्प भी देना होगा और इसके लिए व्हाट्सएप सेटिंग में एक टैब उपलब्ध कराना होगा। भविष्य में होने वाले सभी पॉलिसी अपडेट्स में भी इन नियमों का पालन करना होगा। विज्ञापन बाजार तक आसान पहुंच, तो सीसीआई द्वारा फेसबुक और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा पर अपनी प्रभुत्व के दुरुपयोग पर लगे जुर्माने को भारतीय आईटी कंपनियों और मीडिया जगत में बड़ी पहल के नजरिए से देखा जा रहा है। इसका यूजर पर कितना और क्या असर होगा, इसके आकलन से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह नौबत क्यों आई। दरअसल व्हाट्सएप अपने यूजर डाटा को मेटा की दूसरी कंपनियां फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ उसे साझा कर देता है और इसके जरिए वह विज्ञापन बाजार के लिए सहयोग के लिए बहुउपयोगी बना हुआ है और उसने क्लिक टू व्हाट्सएप विज्ञापन के जरिए विज्ञापन क्रेडिट करने उसे लाखों यूजर तक पहुंचाने का सरल तरीका भी विकसित कर रखा है और इसके लिए मेटा विज्ञापन दाताओं से अच्छा खासा शुल्क भी पैसा वसूलता है। बदले में व्हाट्सएप पर क्लिक करने वाले विज्ञापनों को फेसबुक और इंस्टाग्राम के न्यूज फीड, स्टोरेज और मार्केट प्लेस पर रख जाता है
और इससे उत्पादों की बिक्री और मार्केटिंग में व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति होती है। रील्स, लाइव स्टेटस और चैनल्स पर छोटे छोटे कंटेंट के विजिटर्स और यूजर इसे प्रभाव देते हैं। और यूजर्स को दिया गया विकल्प, इसमें यूजर डाटा की सुरक्षा उसके अन्य जगहों पर इस्तेमाल का सवाल भी जुड़ा हुआ है, और जिसके आप देखते हैं कि दुरुपयोग की शिकायतें मेटा के अस्तित्व में आने से पहले ही साल 2016 से मिलने लगी थी। अगस्त 2016 में पिछली गोपनीयता नीति के तहत व्हाट्सएप यूजर्स को यह तय करने का विकल्प दिया गया था कि वे अपना डाटा फेसबुक या इंस्टाग्राम के साथ साझा करना चाहते हैं या नहीं। अधिकांश ने डाटा शेयर पर सहमति जताई थी। जनवरी 2021 में नई प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद व्हाट्सएप ने यूजर्स को इस अपडेट के बारे में जानकारी देना शुरू किया था, और उसके इन ऐप नोटिफिकेशन में बताया गया कि 8 फरवरी 2021 से लागू शर्तों को स्वीकार करना अनिवार्य होगा। और इस पॉलिसी की आलोचना हुई और कई यूजर सिंगल और टेलीग्राम जैसे अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले गए। तभी व्हाट्सएप ने इस बारे में एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए स्पष्टीकरण दिया कि उसकी नीति किसी भी तरह से दोस्तों या परिवार के साथ यूजर के संदेशों की गोपनीयता को प्रभावित नहीं करता है। और इस अपडेट में डाटा कलेक्शन का दायरा बढ़ाते हुए मेटा की कंपनियों के साथ डाटा शेयरिंग को अनिवार्य किया गया था, बाद में हटाया गया विकल्प। और उसके बाद से 2021 में व्हाट्सएप ने सभी यूजर के लिए मेटा के साथ डेटा साझा करना अनिवार्य करते हुए ऑप्ट आउट यानी बाहर निकलने का पिछला विकल्प हटा दिया था, और नतीजतन यूजर को प्लेटफॉर्म का उपयोग जारी रखने के लिए नई शर्तों को स्वीकार करना पड़ा, जिसमें मेटा के साथ डेटा साझा करना शामिल था। और इसकी जांच के सिलसिले में आयोग ने पाया कि नेटवर्क प्रभाव को और प्रभावी विकल्पों की कमी को देखते हुए 2021 तक अपडेट यूजर को अनुपालन करने के लिए मजबूर करता है या उनकी स्वायत्ता को कम करता और मेटा की प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करता। इस आधार पर आयोग ने पाया कि मेटा व्हाट्सएप के माध्यम से अधिनियम की धारा 4(2) AI का उल्लंघन किया है। इसके अलावा आप देखिए, व्हाट्सएप सेवा प्रदान करने के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए मेटा कंपनियों के बीच व्हाट्सएप यूजर्स के डाटा को साझा करना मेटा के प्रतिद्वंदियों के लिए प्रवेश बाधा पैदा करता है, और इस प्रकार से दूसरों को विज्ञापन बाजार में पहुंच से वंचित करता है। बहरहाल मेटा और CCI के आमने सामने आने पर इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाटा स्टोरेज को लेकर फिर से नई उलझनें खड़ी हो गई हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दिया करिएगा आप लोग। मेटा और गूगल की हो रही है मोटी कमाई। तो भारत में गूगल और मेटा की दखलंदाजी किसी दादागिरी से कम नहीं कही जा सकती है, और वे यहाँ की मीडिया के कंटेंट के बूते करोड़ों डॉलर की कमाई कर रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सएप या फिर सर्च इंजन गूगल, अब AI जेमिनी तकनीक के साथ न्यूज फीचर कंटेंट तैयार करने वाले पारंपरिक मीडिया संस्थानों की कमाई में जबरदस्त सेंधमारी कर दी है। और आप देखिए, पारंपरिक मीडिया संस्थानों के विज्ञापन कम होते जा रहे हैं, और जबकि इन तकनीकी कंपनियों के पास मोटे मुनाफे वाले विज्ञापनों का अंबार लगा हुआ है, और उनके पास देसी विदेशी उत्पादों, ई-कॉमर्स बिजनेस, मल्टीनेशनल कंपनियां, इंटरटेनमेंट, हेल्थ, एजुकेशन और IT क्षेत्र के उत्पादों के विज्ञापनों की संख्या में व्यापक वृद्धि हुई है। और इसका अंदाजा किसी भी लाखों यूजर्स वाले वेब पोर्टल को देखकर पता चल जाता है। कईयों के होम पेज और कंटेंट विज्ञापनों से ढके होते हैं। यूट्यूब के किसी भी वीडियो पर जाइए, महज कुछ सेकंड के बाद कम से कम 10 सेकंड का विज्ञापन आता है। इन कंपनियों के दबदबे के आगे पारंपरिक मीडिया कंपनियों के लिए भी अपनी खबरों को अधिक से अधिक डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने की मजबूरी हो गई है। प्रकाशक इनके प्लेटफॉर्म से ही पाठकों को वेबसाइट तक लेकर आते हैं। गूगल और फेसबुक पर आधे से ज्यादा लोग समाचार तलाशते हुए न्यूज पे वेबसाइट तक पहुंचते हैं। गूगल और फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर आ रहे यूजर्स, और जिनमें आप देखिए न्यूज पाठक भी होते हैं, उन्हें उसे अच्छी तरह भुनाते हैं, वे इसे मोनेटाइज करते हैं। इसके साथ ही उनका डाटा जुटाकर उससे संबंधित विज्ञापन का लक्ष्य साधते हुए उपयोग करते हैं, और विज्ञापन दाताओं को उनके उत्पादों की बेहद पहुंचकर दावा कर मोटी राशि वसूलते हैं। इस तरह उनकी कमाई अरबों में होने लगी है। भारत में गूगल की आमदनी लगातार बढ़ रही है। मार्च 2024 में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में गूगल की शुद्ध मुनाफे में 6.1% की बढ़ोतरी हुई थी, वो यह बढ़कर 1424.9 करोड़ हो गया। और इस तरह से आप देखिए, गूगल की कुल आमदनी 7,097 करोड़ रुपए हो गई थी। यही नहीं, मेटा का भी भारत में जबरदस्त मुनाफा बढ़ा है, और वर्ष 2024 में मेटा इंडिया के विज्ञापन राजस्व में 24% की वृद्धि हुई, या बढ़कर 22,730 करोड़ रुपए हो गया है। यानी कंपनियां बगैर किसी भी तरह के प्रकाशन संबंधी संसाधन जुटाए
केवल इंटरनेट और सर्वर तकनीक की ताकत के बूते ही कमाई कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर भारत में पारंपरिक मीडिया संस्थानों की शिकायत रही कि समाचारों को संकलित करने और उसे संपादित प्रकाशन करने में काफी श्रम और पैसा खर्च करना पड़ता है, और इसके अलावा उन्हें विज्ञापनों से होने वाली आमदनी उन दोनों कंपनियों के हवाले से ही होती है, जिसकी बड़ी राशि उन्हीं के पास चली जाती है। इस तरह से वे कंपनियां मिलने वाले विज्ञापन की आमदनी में हर हक मार रही हैं, और इस बदलाव का असर स्वतंत्र कंटेंट के क्षेत्र में क्रिएटिव काम करने वाले लोगों पर हुआ है। वहीं मेटा कंटेंट से कमाई करने के नए नए तरीके अपना रहा है। रील्स, लाइव ग्रुप से एड क्रिएट करने जैसे काम काम लोगों की जुबान पर चढ़ चुके हैं। गांव कस्बे तक लोगों में वायरल का बुखार चढ़ चुका है। फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड भारत में ग्राहकों को विज्ञापन बेचने, मेटा प्लेटफॉर्म इनको आईटी सक्षम सहायता सेवाएं और डिजाइन सहायता सेवाएं प्रदान करने के कारोबार में भी सक्रिय है। इसके लाभ में उसे पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में 43% की वृद्धि के साथ 504.9 करोड़ रुपए की हुई थी। और उल्लेखनीय है कि भारत मेटा का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ उसकी 1 अरब से अधिक यूजर है। तो इसकी आमदनी क्लिक टू व्हाट्सएप विज्ञापनों के कारण पिछले 1 साल में दुगनी हो गई है। और ऐसे में भारत सरकार को ऐसी पहल करनी चाहिए ताकि कंटेंट के मूल रचनाकार को भी लाभ में हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके। अब आप लोग अपनी राय बताइए, क्या होना चाहिए। ये आप देखिए, राजनीति की बातें हो रही। मध्य प्रदेश में 2 उपचुनाव हुए थे ना, एक पे कांग्रेस जीती, एक पर भाजपा जीती। इस संगठन के चुनाव में सरकार का जश्न। ये आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की बात हो रही है। चलिए, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। ये है हिमाचल प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश। भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की शिमला राजधानी, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी है। अब आपका सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।